हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं शिशु रोग विशेषज्ञ जेके लोन अस्पताल के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपी किशन जी। गोपी किशन जी डॉक्टर साहब से हम इनके जीवन परिचय के बारे में भी आप लोगों से रूबरू करेंगे। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, कब ये इस चिकित्सा सेवा से जुड़े, और साथ ही जो शिशु रोग है उसके बारे में भी हम आप तक इनकी बात पहुंचाएंगे। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर गोपी किशन जी से। डॉक्टर प्रोफेसर साहब गोपी किशन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आपकी शिक्षा और कब से आप यहाँ इस सेवा से जुड़े। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत छोटा सा गांव है नासिरदा, वहीं से पैदा हुआ और शुरुआती स्कूली शिक्षा भी वहीं हुई। उसके बाद हमारा जो तहसील हेड क्वार्टर है वहाँ पे 11th-12th मैंने क्लियर की। उसके बाद यहीं कोटा से तैयारी करने के बाद मेरा MBBS में एडमिशन हुआ। उस समय PMT का एग्ज़ाम होता था, उसके थ्रू JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से मैंने MBBS की। और उसके बाद मैंने 4 साल तक 2007 से लेकर के 2011 तक टोंक डिस्ट्रिक्ट में ही गांव है जहाँ पे मैंने नौकरी करी मेडिकल ऑफिसर की। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको हम MD कहते हैं, MD इन पीडियाट्रिक्स, वो इसी अपने मेडिकल कॉलेज कोटा से की। और 2015 के बाद से मैं यहीं मेडिकल कॉलेज कोटा में एज ए फैकल्टी पोस्टेड हूँ। शुरुआत में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और एक प्रमोशन के बाद अभी मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। साथ ही जो जेके लोन चिकित्सालय है उसके उप अधीक्षक पद पर भी मैं पदस्थापित हूँ। डॉक्टर गोपी किशन जी, आप शिशु रोग से आप जानकारी रखते हो, ये शिशु रोग है क्या? सर, पीडियाट्रिक्स या शिशु रोग जो विभाग है उसमें 0 से, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर के 18 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों से संबंधित जो बीमारियां हैं और बीमारियों के अलावा अन्य जो उनके शारीरिक, बौद्धिक और हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब को इस सब्जेक्ट में सम्मिलित किया गया है, जिसे हम शिशु रोग कहते हैं। जी डॉक्टर गोपी किशन जी, जेके लोन अस्पताल एक नामचीन अस्पताल है इस वक्त का, क्योंकि विदेशों से भी टीम यहाँ आकर और आपके वार्डों को देखती है और आपकी व्यवस्थाओं को देखती है। तो किस तरह आपने इन वार्डों को मैनेज किया हुआ है और किस तरह शिशुओं की देखभाल के लिए उचित व्यवस्था आपके यहाँ है? सर, जेके लोन चिकित्सालय में कुछ सालों पहले एक सामान्य चिकित्सालय की तरह ही हॉस्पिटल था, पर कुछ अव्यवस्था और कुछ गलत कारणों की वजह से समस्याएं आई। और उस समस्या के आने के बाद सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया और उसके बाद हम लोगों ने एक पूरा प्लान बनाया कि किस तरह से हम इसको एक सामान्य स्तर से लेकर के बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। और इसमें मतलब जो राज्य सरकार थी उनका बहुत सहयोग रहा। उस समय जो प्रधानाचार्य महोदय थे उन्होंने बहुत समय दिया। हमारे जो विभाग के विभागाध्यक्ष थे, हॉस्पिटल के जो अधीक्षक थे, उन्होंने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। और आज की तारीख में ये मतलब मुझे लगता है कि हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण शिशु रोग के विभाग के हिसाब से एवं गायनी एवं ऑप्स विभाग के हिसाब से महत्वपूर्ण और अच्छा हॉस्पिटल है, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं। आज सर हमारे लिए कोई भी सुविधा जानकारी से दूर नहीं है। जो बहुत मतलब सुदूर विदेशों में भी अगर कोई बहुत बढ़िया चीज़ होती है तो उसकी जानकारी भी अब हम आराम से ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसको कैसे डेवलप किया जाए और उसको डेवलप किया जा सकता है। तो इसी तर्ज पे हमने एक पूरा प्लान बनाया और एक बहुत ही आधुनिकतम और जिसमें सभी तरह की मशीनें, सभी तरह की सुविधाएं हों, इस तरह की न्यूनेटल ICU जिसको हम NICU या नीकू कहते हैं और पीडियाट्रिक ICU जिसको हम पीकू कहते हैं, वो आज हमारे पास है। नंबर ऑफ़ बेड्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ बेड्स भी बहुत अच्छी संख्या में है, करीब 200 से ज़्यादा न्यूनेटल NICU के बेड और करीब 80 के आसपास जो है वो पीडियाट्रिक ICU के बेड्स हैं।
तो इस तरह के आईसीयू सुविधाएं जब हमारे हॉस्पिटल में होती है और उसमें जो मशीनें जिनकी आवश्यकता होती है, सभी तरह की मशीनें, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर, सामान्य वेंटिलेटर्स, बर्थ एस्फिक्सिया के लिए हाइपोथर्मिया की मशीन, जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी मशीन्स, बच्चों के मॉनिटरिंग के लिए मल्टीपैरा मॉनिटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, एबीजी मशीन्स, इस तरह की सभी तरह की बेड साइड अल्ट्रासोनोग्राफी, बेड साइड एक्सरेज, तो इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो हमारे यहाँ पे है, डेवलप हुई है। और इनकी वजह से ही मतलब ये जो अब चिकित्सालय है और इनके जो वार्ड्स हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज से संबंध जेके लोन अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज की ओर से सारी व्यवस्था माकूल की हुई है। कुछ सालों पहले यहाँ शिशुओं की मृत्यु दर ज़्यादा थी, आज की क्या स्थिति मानते हैं आप? सर, स्थिति अब जो है बहुत ही अच्छी है, हम लोगों के लिए बड़े सुखद आंकड़े हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें, जैसे नवजात शिशुओं के आंकड़े जब हम 2019-20 की बात करते हैं या 18-19 की बात करते हैं तो 21% और 18% थे। जो इस वर्ष जो 2023 है उसमें 3.5%, 3.5% पे आ गए हैं। तो 21% से हम सीधा कम होकर के 3.5% पे आ जाएं तो मुझे लगता है कि आंकड़ों में भी ये एक दृश्यत होता है कि एक बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन इसमें हुआ है। इसी तरह से बाकी सारे आंकड़े भी, नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ ओपीडीज बढ़ गई है, नंबर ऑफ जो ट्रीट पेशेंट हैं वो बढ़ गए हैं, साथ में क्वालिटी केयर बढ़ा है। हम केवल और केवल मोर्टिलिटी की बात नहीं करें, जो केयर की बात करें, जो क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है उसमें भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। डॉक्टर साहब, शिशु रोग जो वार्ड हैं उनमें आजकल ये हाड़ौती का क्षेत्र है, सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी ज़्यादा आते हैं, तो हर व्यक्ति वार्ड में घुसने का प्रयास करता है, तो उसके लिए आपने क्या मतलब कैटेगरी शामिल कर रखी है? सर, हमारे यहाँ पे क्या है कि 3 तरह के मतलब हम कहें एडमिशन्स के वार्ड्स हैं। नंबर 1 जो हमारे लेवल 3 आईसीयूज़ हैं, जैसे इसी प्रकार से अगर गायनी में बात करें तो वहाँ भी आईसीयू है, लेबर रूम है। तो इस तरह के आईसीयूज़ में तो हम जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो मरीज के साथ परिजन होते हैं, उनको अलाउ नहीं करते हैं अंदर आना। पर साथ में हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि वो अपने जो मरीज़ है, बच्चा है, उसको देख सकते हैं। उसके लिए उसको मतलब विंडोज़ लगाई है, कांच है, जहाँ से वो उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज चल रहा है, कैसा है, क्या है, ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे। कुछ लेवल 2 जो आईसीयूज़ हैं और वार्ड हैं उनमें हम लोग एक बच्चे के साथ एक परिजन को अलाउ करते हैं। शुरुआत के 2 घंटे जो सुबह राउंड होता है उस समय हम उनको अलाउ नहीं करते हैं, उसके बाद वो दिन भर रह सकते हैं साथ में। और कुछ जो सामान्य वार्ड में उसमें जब राउंड होता है और जो शुरू का जो एक रेस्ट्रिक्शन वाला टाइम है, उसके अलावा हम थोड़ा सा लिबर्टी रखते हैं कि 1 या 2 जने माता पिता दोनों बच्चे के साथ रह सकते हैं। तो इस तरह से हमने लेवल्स बनाए हुए हैं और जो गार्ड्स हैं वहाँ पे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी हुई है, उनको स्पेशली इस तरह के इंस्ट्रक्शंस और नियम बनाए हुए हैं ताकि वो उसी के अनुरूप कार्य करें। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि संक्रमण से बचाव होता है इस तरह की व्यवस्थाओं से। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, यहाँ विदेशों की टीम भी आई और आपके अस्पताल को बखूबी उन्होंने देखा और प्रशंसा भी करी, तो क्या देखा उन्होंने और आपको कैसा महसूस हुआ जब विदेशी टीमें यहाँ आके इस अस्पताल को देखती है? तो सर, विदेशों से टीम आई है, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग ने अपनी टीम भेजी है, केंद्र सरकार की जो नेशनल हेल्थ मिशन की जो टीम है वो है, और उसमें दोनों तरह के प्रशासनिक लोग थे, उसमें पत्रकार महोदय भी थे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो थे, उसमें डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर्स जो मतलब क्वालिटी को समझते हैं, और उन्होंने हर महीने से हर मापदंड पे इसको मतलब एक बार परखा। उन्होंने देखा कि ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें जो आप अभी हम डिस्कस करें कि संक्रमण को किस तरह से हम रोकने में सफल होते हैं, साफ़ सफाई का स्तर कैसा है, बेड के बीच में डिस्टेंस जितनी होनी चाहिए उसके अनुकूल है या नहीं है, जिस तरह के एनआईसीयूज़ में सुविधाएं होनी चाहिए, पीआईसीयूज़ में सुविधाएं होनी चाहिए, उस तरह की सुविधाएं है या नहीं है। तो ये सारे मापदंडों के आधार पे उन्होंने आकलन किया। अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स थे, मीडिया से जो एक्सपर्ट थे उन्होंने ये देखा कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्या जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हमसे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो थे उन्होंने
सामान्य व्यवस्थाएं की साफ़ सफाई कैसी है, पानी की बिजली की व्यवस्थाएं कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसिलिटीज़ है उस तरह का टॉयलेट वगैरह वो किस तरह के हैं। डॉक्टर्स जो थे उन्होंने देखा कि किस तरह की मशीनें हैं, क्या भी मशीनें वर्किंग है, वो मतलब आधुनिकतम है कि नहीं है, उनका जो फ़ायदा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मशीनें हमारे पास है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें होती है तो निश्चित रूप से उनका रख रखाव का भी एक तरीका होता है सर, मेंटेनेंस का। तो वो मेंटेनेंस की जो पॉलिसी है दैट इज़ प्रॉपर और नॉट प्रॉपर, इन सब मापदंडों को उन्होंने हमसे मतलब एक तरह से ये कहें कि कई सारे अग्नि परीक्षाओं से हम लोग गुजरे और तभी जाकर के सर इस स्तर पे आए हैं कि अब ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे कोटा में हमारा अपना जो ये एक चिकित्सालय है इसका स्तर अच्छे स्तर का है। डॉक्टर साहब, आप उप अधीक्षक भी हैं, हम ये जानना चाहते हैं, हाड़ौती की जनता ये जानना चाहती है कि जब प्रसूता बच्चे को जन्म देती है उसके बाद शिशु जो चिकित्सक है वह किस तरह उसकी देखभाल करता है। देखिए, जब चिकित्सालय में, किसी भी चिकित्सालय में जहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ और ऑब्स्गाइनी के विशेषज्ञ हैं, तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो वो सीधा शिशु रोग विशेषज्ञ के हाथ में ही आता है। ये प्रोटोकॉल है। हमारे जैसे जेके लोन हॉस्पिटल में भी लेबर रूम में भी हम हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग रखते हैं, जो हर एक बच्चे को डिलीवर होने के बाद सीधा एक बार खुद देखते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है तो उसको सामान्य तरीके से एक बार जांच करने के बाद उसको माँ के साथ रखते हैं, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराते हैं, उसके जो इम्यूनाइजेशन है वो कराते हैं। ठंडा नहीं हो बच्चा, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इसको रूटीन केयर कहते हैं, सामान्य केयर की जाती है। और अगर किसी कारणवश अगर बच्चा किसी वजह से ठीक नहीं है, जैसे समय से पहले प्रीमेच्योर हुआ है या कोई और रीजन है, तो उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ पे एक स्टेबलाइज करके और जहाँ भी जिस वार्ड में उसको जाना चाहिए वहाँ पे उसको एडमिट करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आउटडोर अब कितना है आपके जेके लोन अस्पताल का? सर, आउटडोर में भी बहुत वृद्धि हुई है। अगर हम डे बाय डे करें तो, क्योंकि पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट है जहाँ थोड़ा मौसम के हिसाब से परिवर्तन होता है, तो ये करीब 250-300 से लेकर के 450-500 तक का प्रतिदिन का आउटडोर हमारे सिर्फ पीडियाट्रिक विभाग का रहता है। इसमें गायनी का आउटडोर अलग रहता है और कुछ इमरजेंसी जो हैं उनका सेपरेट रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा है सर आउटडोर, और उसी हिसाब से व्यवस्थाएं भी है। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में संक्रमण का कारण क्या रहता है और कितने प्रकार के संक्रमण बच्चों में पाए जाते हैं? सर, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं सभी को ये मतलब एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर वर्तमान समय में एक ऐसी चीज़ जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं और जो बच्चों के लिए बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ है वो है संक्रमण। और हमारे मुकाबले में, बड़ों के मुकाबले में बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम होती है। इस वजह से उनमें बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि बच्चे क्लस्टर में ज़्यादा रहते हैं। वो जब भी स्कूल जाएंगे, वो जब बच्चों के साथ खेलेंगे तो वो ग्रुप में रहते हैं। तो ग्रुप में एक कोई बच्चा बीमार है तो उससे दूसरे बच्चे को बीमार होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। खुद का पर्सनल केयर भी वो कम कर पाते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। एक कोविड के बाद जो हम सब लोगों के समझ में आई है कि कहीं भी हम अगर थोड़ा क्लस्टर में हैं तो मास्क लगा लें, क्योंकि एयरबोर्न डिजीज़, सांस की वजह से एक से दूसरे में जाने की संभावना, ज़्यादातर बीमारियां इसी से होती है सर। दूसरा, हैंड वॉश का थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल रखें। बच्चा खाना खाए तो हाथ धो कर के खाए। दिन में 2-4 बार जो मुख्य समय है वहाँ तो उस समय तो हैंड वॉश करे ही सही। और जब घर वाले माता पिता करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। तो हम करें और हमारे बच्चों को उससे फॉलो कराएं। बच्चों के जो स्कूली शिक्षा है उसमें भी ये चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए कि किस तरह से संक्रमण होते हैं और उससे कैसे बचाव किया जाए। दूसरा, जैसे आपने पूछा कि किस तरह के संक्रमण होते हैं, तो सर कई तरह के संक्रमण हैं। सामान्य जो हम जुकाम खांसी लेते हैं यहाँ से लेकर के डायरिया, और फिर जब बहुत सीरियस तक निमोनिया, मेनिंजाइटिस, इस तरह के कई सारे संक्रमण होते हैं। और कई बार बहुत सामान्य कारण से वो इन्फेक्शन होता है और बहुत सीवियर जाकर के परेशान करता है। तो मेरा मतलब आपके इस माध्यम से सभी को आग्रह भी है कि बचना ही सबसे अच्छा तरीका है। और अगर किसी स्तर पे ऐसा है कि हमें लगा कि संक्रमण हो गया है तो जितना जल्दी हम उसका इलाज कराएं उतना ही हमें मतलब ज़्यादा फायदा होगा और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, यूनिसेफ के अनुसार निमोनिया सबसे घातक बीमारी मानी जाती है बच्चों के लिए। शायद 1 साल में 7 लाख बच्चों इसकी चपेट में आ जाते हैं, यानी मृत्यु के कालग्रास में चले जाते हैं। तो ये जो
निमोनिया है इसको कैसे रोका जा सकता है? एक जो माता पिता अपने बच्चों को इस संक्रमण से कैसे रोकें? सर बहुत ही अच्छा सवाल है और आपने बिल्कुल सही बात की कि जितनी तरह के कारण हैं, संक्रमण हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशान करने वाला संक्रमण है वो निमोनिया है और सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है और सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण भी निमोनिया ही है। तो निश्चित रूप से हमें इससे बचना चाहिए और बचने के तरीके सर मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो जो हमारे भारतीय सरकार है उन्होंने टीकाकरण की एक सुविधा जो गवर्नमेंट में भी उपलब्ध है, बस हमें समय टू समय लगवाना चाहिए। उसमें अभी न्यूमोकोकल वैक्सीन नाम से एक पीसीवी वैक्सीन आता है, वो 3 बार लगता है, 1.5 महीने, 3.5 महीने और 9 माह पे। इसी तरह से हिब वैक्सीन लगता है पेंटावेक के रूप में, वो भी 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे गवर्नमेंट में उपलब्ध है। मीजल्स का वैक्सीन जो 9 मंथ पे एमआर के रूप में लगता है वो उपलब्ध है। तो ये सब टीके लगवाने से हम बच सकते हैं। दूसरा सामान्य कॉमन हाइजीन कि अगर कोई बीमार है तो उससे बच्चा थोड़ा दूर रहे, मास्क लगाए ताकि सांस से सांस में जाने वाले बैक्टीरिया को हम रोक सकें, हैंड वॉश करें टाइम टू टाइम। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अगर कभी किसी लेवल पे बच्चे को सामान्य बीमारी हुई है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करके तुरंत ट्रीटमेंट लें ताकि वो निमोनिया के स्तर पे नहीं जाए। तो इन सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। खान पान में थोड़ा सा सुधार करें, ठंडी चीज़ों से बचें। हम लोगों की ज़्यादातर आदत होती है कि फ्रिज से उठा करके खा लेते हैं, ठंडी चीज़ लेते हैं, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों के बचाएं, अच्छा खान पान, अच्छी चीज़ें खाएं, टेम्परेचर को मेंटेन रखें, तो संभवतः इस निमोनिया की जो काफ़ी सारी केसेस हैं वो कम किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कमज़ोर बच्चों में कोई लक्षण कैसे पहचान करते हैं आप कि जैसे बच्चा कमज़ोर है या चलने फिरने में आलसीपन, मतलब किस तरह आप इसको परिभाषित करते हो? सर इसके लिए कोई WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है। हम बच्चे का सबसे पहले वेट देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं, एक रेशियो होता है वेट और हाइट का, उस रेशियो को देखते हैं। दूसरा ये जो हमारी अपर आर्म है इसकी सरकमफरेंस जो है उसको देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमें निश्चित आइडिया लग जाता है कि ये जो बच्चा है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये माल न्यूट्रिशन में है या सीवियर माल न्यूट्रिशन में है। तो ऐसे बच्चों को फिर हम कमज़ोर बच्चे मानते हैं। और ये कमजोरी का केवल एक क्राइटेरिया है सर, जिसमें फिजिकल वीकनेस है, लेकिन साथ में कई बार केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है। बच्चा दिखने में ठीक है, लेकिन जब हम उसका ध्यान से एग्जामिन करते हैं तो पता लगा कि उसको खून की कमी है, एनीमिया है, आयरन की कमी है, दूसरे विटामिन B12, C, विटामिन D, इनकी कमी भी कई बार निकलती है जो पहली दृष्टि देखने में नहीं पर एग्जामिनेशन करने में होती है। तो इस तरह से हम उसका पहले एग्जामिनेशन से पता लगाते हैं और उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्र है जैसे हाड़ौती अंचल में कई माताएं कुपोषण का शिकार होती है, तो बच्चे भी जब मतलब जन्म लेते हैं तो उनकी भी स्थिति ऐसी होती है। तो आप लोग मतलब आपकी चिकित्सा के माध्यम से आप उनको किस तरह गाइड करते हो या किस तरह उनको एक समझाइश करते हो? सर आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। माल न्यूट्रिशन या जिसको कुपोषण कहते हैं, ये हमारे जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं और थोड़ी सी शिक्षा की कमी की वजह से हमारे जो क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र उसमें ज़्यादा है। और जब शुरुआत में पैदा होने से लेकर के पहले कुछ समय में अगर ये रहता है तो ये उसके पूरे जीवन को इम्पेक्ट करता है। यहाँ तक कि माँ से होता है तो बच्चे को इम्पेक्ट करता है और बच्चे से फिर उस आगे जा कर के उसकी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। तो सर माल न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए उनको मतलब हम लोग गाइड करते हैं कि किस तरह की डाइट बच्चे को देनी चाहिए। कई सामान्य चीज़ें खाने से ही मतलब माल न्यूट्रिशन से सुपोषित हो सकता है बच्चा। और मदर्स को भी हम लोग मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा सरकारी जो चिकित्सालय हैं और गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसमें भी इन चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस किया गया है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और ANM जो ग्रास रूट लेवल पे हैं उनको उनके लिए गाइडलाइन बनाई हुई है कि आप घर घर जा कर के और जब बच्चे आपके पास आते हैं तो उनका एग्जामिनेशन करें, पता लगाएं कि कौन सा बच्चा कुपोषण की तरफ जा रहा है और उसी समय उनको ट्रीट करें। अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, जैसे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन करते हैं शेम, तो ऐसे बच्चों को फिर हमारे यहाँ पे पूरा एक शेम के लिए सेपरेट वार्ड है, तो उस वार्ड में उनको रखा जाता है। और शुरुआती जो एक कहते हैं कि एक बार वो कैच कर ले ग्रोथ को, उस ग्रोथ को कैच करने तक यहाँ पे रख कर के उसका मैनेज किया जाता है। और जब वो उसको कर लेता है तो फिर फ्यूचर के हिसाब से उनके घर वालों को समझाया जाता है कि इसको आगे कैसे ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साहब, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ जांचों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं मतलब जो शिशुओं के लिए?
सर जो सभी तरह की जो शिशुओं को आवश्यकता होती है जांचों की, वो करीब करीब 100% जांचें अपने पास अब उपलब्ध है, और उपलब्ध होने के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से वो फ्री है। यहाँ तक कि जो बड़ी जांच जिसको हम मानते हैं MRI या हार्ट से संबंधित 2D इको की जांच या विशेष जो तरह की अल्ट्रासोनोग्राफीज, वो सब भी यहाँ उपलब्ध है। कई बार जो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शंस होते थे पहले, टॉर्च वगैरह, वो हमें बाहर भेजने पड़ते थे, वो सब अब उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ सर अब राज्य सरकार की तरफ से भी ये निर्देश है कि अगर कोई ऐसा टेस्ट जो आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है पर बाहर कराया जा सकता है, तो वो भी हम लोगों का फ्री कराते हैं, और उसका जो भुगतान है वो अस्पताल प्रशासन संबंधित लैब को करता है। तो सर अब मुझे लगता है कि जांच से संबंधित और ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास अब नहीं है। डॉक्टर साहब, दवाइयों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहती है? जैसे जो पेशेंट आते हैं और उनको शिशुओं के लिए क्या राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क है या अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से उपलब्ध कराता है? सर करीब करीब 90 से 95% जो मेडिसिन्स दवाइयाँ जिनकी ज़रूरत होती है बच्चों में और गायनी में दोनों में ही, वो सभी जो दवाइयाँ हैं वो सरकार की तरफ से सीधे उपलब्ध होती है, सीधे स्टोर में आती है RMSCL की तरफ से। हाँ, जो 5-7% जो मैंने एक छोड़ा है, वो कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो कभी कभार राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिए हुए हैं कि आप उसको पेशेंट को तुरंत अवेलेबल कराएं जहाँ से भी आपको अवेलेबिलिटी होती है। जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाए हुए हैं, इसके अलावा जो RGHS वाले सेंटर्स हैं, वहाँ से हम लोग एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उनको ले सकते हैं, और उसका एक जो नियत भुगतान होता है, जो दरें निर्धारित है, उसको अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पे करता है। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हाड़ौती की माताओं को और यहाँ की जनता और शिशुओं की देखभाल के लिए क्या करें, और किस तरह, मान लो इस तरह की पीड़ित गंभीर बीमारी हो, किस तरह आपके अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध है, इस बारे में बताएं। सर सबसे पहले तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब गर्भवती होने का पता लगे उसी समय से वो खुद की देखभाल करना शुरू करे, एक अच्छी डाइट ले, नियमित हॉस्पिटल में जाकर के अपनी जांच कराए, अपने को दिखाए और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले। अपने निकटतम जो डॉक्टर्स हैं या NM हैं उनसे समय समय पे मिलते रहें और क्या उनको करना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेते रहें, क्योंकि माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। और फिर जब बच्चे हों तो एक जो सरकार की तरफ से टीकाकरण की जो सुविधा है, जो करीब करीब अब ग्रास रूट लेवल पे छोटे से छोटे गाँव में भी उपलब्ध है, वो नियमित रूप से बच्चे का टीकाकरण कराएं, खान पान का ध्यान रखें, पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, उसके बाद माँ के दूध के साथ साथ दूसरे पोषण को शुरू करें, तो पोषण अच्छा रहेगा, टीकाकरण अच्छा रहेगा, इन्फेक्शन से बचने के संबंध में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी, तो हम लोग, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, और ये बच्चे ही भविष्य हैं, इनके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, हमारा परिवार भी और देश भी। तो इन चीज़ों का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। और अगर किसी कारणवश आपका बच्चा बीमार होता है तो स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं, डॉक्टर के पास ही जाएं, किसी इस तरह के व्यक्ति से के पास नहीं जाएं जिनके भले ही नामी गिरामी हो, लेकिन जिनके पास उससे रिलेटेड डिग्री नहीं हो, उससे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन नहीं हो। क्योंकि कई बार हम भटक जाते हैं और उसकी वजह से बच्चे जितना मतलब उसकी बीमारी है उससे ज़्यादा हो जाती है, और जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको ठीक करने में भी थोड़ी सी परेशानी आती है। और जेके लोन चिकित्सालय में 24 घंटे OPD चलती है, 24 आवर्स OPD और इमरजेंसी है। किसी भी समय अगर आपके बच्चे को कुछ भी लगता है तो आप बजाय ये सोचने के कि कल चलेंगे, आज चलेंगे, जाएं कि नहीं जाएं, आप तुरंत चिकित्सालय जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। दिखाने से और ट्रीटमेंट समय पे शुरू होने से कई बार हम गंभीरताओं से बच सकते हैं। बाकी कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सब तरह की सुविधाएं चिकित्सालय में हैं। ICU की चिकित्सालय बहुत अच्छी है। नवजात शिशु केयर में कई बार जब प्राइवेट में हमारे लिए अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो सब सुविधाएं जो वहाँ हैं वो गवर्नमेंट में भी उपलब्ध है। तो आप लोग आएँ और एक बार देखें तो निश्चित रूप से समझ में आएगा कि यहाँ भी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, छोटे बच्चे होते हैं, डायरिया ऐसा मतलब रोग है, तो यदि मान लो हो जाए तो प्रथम दृष्टया क्या उपचार गाँव में अपनी माताएं या पुरुष कर लें ताकि वो अस्पताल तक आ जाएं? सर बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है सर। निमोनिया के बाद डायरिया ही जो है दूसरी सबसे कॉमन और गंभीर बीमारी है जिससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। और डायरिया मतलब लूज मोशन, बार बार जो मोशन होते हैं,
उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो बड़ी परेशानी आती है वो डिहाइड्रेशन की आती है, शरीर में पानी की कमी हो जाना। और ORS जो है वो आज की तारीख में गांव-गांव में हर छोटी से छोटी जगह पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और जो केंद्र हैं उन सब पे उपलब्ध रहता है। किराने और की दुकान में भी मिल जाता है सर। जी। तो ORS अपने घर में रखना चाहिए गर्मियों में, और गर्मियों के अलावा वैसे भी। और जैसे ही बच्चे को अगर ऐसा लगे कि लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको ORS को बना करके उसको शुरू कर दें। मैं मतलब आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने दस्त होने के बाद बच्चे को ORS चालू कर दिया है तो उसको कोई भी गंभीर दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप अपने जो भी निकटतम चिकित्सक हैं उनके पास जाएं और उनको दिखा करके उसका इलाज कराएं। ये थे हमारे साथ JK लोन अस्पताल के उप अधीक्षक शिशु रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर गोपी किशन जी। ये हमारे स्टूडियो में आए और आपको शिशु रोग से संबंधित जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।